हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी चल ही रही होगी। 2027 के लिए आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा। मैंने लास्ट वीडियो के एंड में ये कहा था कि मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगी आपको एक अल्टीमेट फिजिक्स स्ट्रेटेजी जो शायद आपको कोई टीचर भी नहीं बताएगा। बट जब मैंने कमेंट्स देखा तो मुझे ऐसा लगा पहले मुझे अपना ओवरऑल मार्क्स कैसे इंप्रूवमेंट मैंने किया है मुझे पहले वो बताना चाहिए। यानी 264 से 680 मार्क्स जो मेरे इतना डिफरेंस आया है वो आखिर हुआ कैसे, तो पहले मुझे उसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। तो इसीलिए आज अपना टॉपिक यही है कि मेरे जो 264 मार्क्स थे और फर्स्ट ड्रॉप में फिर 424 मार्क्स थे, फिर उनको बढ़ाते बढ़ाते मैं जो 680 मार्क्स तक आई हूँ वो आखिर इतना इंप्रूवमेंट हुआ कैसे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको टोटल 10 पॉइंट्स बताऊंगी जो पॉइंट्स एक्चुअली मेरे लिए वर्क करे हैं और जिन पॉइंट्स को मैंने हमेशा खुद के लिए फिगर आउट करा है कि हाँ यही चीज़ है जो एक्चुअली वर्क करती है, बाकी सब कचरा होता है जिसको हटा दो, बस यही चीज़ें हैं जिस पर अपने को फोकस करना होता है। तो मैं वो 10 पॉइंट्स आपको यहाँ बताऊँ। इन 10 पॉइंट्स पर आपने अच्छे से काम कर लिया तो मान के चलो आपका ओवरऑल स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। एंड सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो ढंग से देखना यार। एंड अगर तुम्हें याद ना रहे तो प्लीज़ कोई पेन पेपर कॉपी कुछ भी ऐसा ले लो ताकि तुम उसमें नोट डाउन करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ थी रेगुलर लेक्चर्स देखते रहना बट क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना। ये चीज़ मैं थॉरोली करती थी और मेरा पूरा पूरा दिन सिर्फ लेक्चर देखने में जाता था। मैं ऐसे सोचती थी कि यार हाँ अपने कोई लेक्चर आया, अपने कोई लेक्चर देखना है और इसको देखने के बाद तो कॉन्सेप्ट्स आ ही जाएंगे, ठीक है। तो मेरा लेक्चर देखने में इतना टाइम जाता था, उसके बाद मेरे पास मुझे ऐसा लगता था मेरे पास प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं है। और बिकॉज वो मेरा इनिशियल फेज था तो मुझे चीज़ें समझने में टाइम लगती थी। अभी अगर तुम किसी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बट उन लेक्चर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर तुम क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे, अगर तुम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइम नहीं दोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड पता है क्या होता है, जब हम लेक्चर देखते हैं ना तब हमें एक फील गुड फैक्टर आता है कि यार हाँ ये तो मुझे आता है, हाँ ये भी मुझे हो जाएगा। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है ना तो एक वीडियो चला लिया जिसमें टीचर आपको 30 क्वेश्चंस करवा रहा है मान लो पर्टिकुलर चैप्टर से। तो जब हम वो चीज़ देख कर करते हैं ना तो हमें एक फील गुड फैक्टर हमेशा अपने अंदर होता है, हम कंफर्ट जोन के अंदर बैठे होते हैं। तो उस कंफर्ट जोन की वजह से क्या होता है ना कि जब एग्जाम में एक्चुअली हमें क्वेश्चन करने होते हैं ना तो हम उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक चीज़ बता रही हूँ, जब भी तुम पढ़ाई करने बैठो तुम्हें टीचर ने, अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो टीचर ने तुम्हें ऑब्वियसली वो चीज़ पढ़ाई होगी, घर पे आओ उसको फटक से रिवाइज कर लो जो भी पढ़ाया था आज। मान लो पर्टिकुलर कोई चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट्स में स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा जितना पढ़ाया उतना पढ़ो। उससे रिलेटेड तुम्हारी मॉड्यूल के अंदर जरूर एक्सरसाइजेज होंगी, जो भी इंटेक्स टाइप की एक्सरसाइज होती है, जैसे एलएन के अंदर बिगनर बॉक्सेस होते थे वगैरह वगैरह जो भी है, मिड लर्निंग एक्सरसाइजेज होती है, उनको करना स्टार्ट करो। टॉपिक वाइज शुरुआत में क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो एंड ये सब सब्जेक्ट्स के अंदर करना है, फिर चाहे तुम बायो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये चीज़ तो तुम्हें सब में करनी है कि तुम्हें क्वेश्चंस को साथ साथ लेके चलना है। ऐसा गलती कभी नहीं करनी है कि हाँ मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगा उसके बाद में क्वेश्चन करूंगा, नहीं। मैं सच कह रही हूँ, पूरा रायता फैल जाता है, मैंने तो करके देखा है, मेरे को पता है, वो सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो वो चीज़ कभी मत करना। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया कि लेक्चर्स को सिर्फ देखते नहीं रहना है, क्वेश्चन भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट है अपना टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि जब तुम सवाल करते हो, तो जब मान लो तुम अभी अभी तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, अभी तुम कॉन्सेप्ट लर्निंग फेज के अंदर हो, तो उस टाइम पर जरूरी नहीं है कि तुम टाइमर लगा के सवाल करो। अभी तुम उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अभी तुम्हारे सवाल ऐसे ही चलने दो जैसे चल रहे हैं, अभी तुम सीख रहे हो। बट वंस टाइम तुमने उसको एक बार पढ़ लिया, अब तुम जब उसको रिवाइज कर रहे हो सेकंड टाइम, मेक श्योर कि तुम टाइमर लगा के सवाल कर रहे हो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, बायो करो, टाइमर लगा के सवाल करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें टाइम का ही सारा खेल है। मैं सच कह रही हूँ, टाइम अगर कम पड़ गया ना तो पेपर में सवाल आते हो तो भी छूट जाएंगे। तो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, जैसे मान लो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं अपने पेपर के अंदर, तो उन 90 क्वेश्चन के लिए मान लो तुमने 35 मिनट्स का टाइमर सेट करा, या 35 मिनट्स ही करना है, उससे जल्दी कर सकते हो तो और अच्छी बात है, बट 35 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। उन 35 मिनट्स के अंदर तुम्हारे सारे 90 क्वेश्चन होने चाहिए। शुरुआत में एक्यूरेसी को मैटर मत देना, शुरुआत में सिर्फ टाइम के अंदर खेलना, क्योंकि धीरे धीरे जब तुम पढ़ोगे तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी तो अपने आप आ ही जाएगी, ठीक है। अब तुम केमिस्ट्री देख रहे हो तो केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स का टाइमर लगा लेना, यही सही चीज़ है। 45 क्वेश्चन 45 मिनट्स में होने चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में मैं ये जरूर कहूँगी कि अगर जैसे 45 क्वेश्चन है ना तो तुम उसके लिए 50 मिनट्स तक का टाइमर लगा के वो क्वेश्चन कर सकते हो। अब तुम ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली जो तुम मॉड्यूल सॉल्व करते हो, जो भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई से भी क्वेश्चन चूज करो यार, टाइमर लगाओ और करने लग जाओ। सच कह रही हूँ, अल्टीमेट चीज़ है, इससे तुम्हारा स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। आई नो शुरुआत में डिस्कम्फर्ट आएगा, बट बाय द टाइम तुम उस चीज़ में कंफर्ट फेस करने लगोगे
एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं करती थी, मैं कभी टाइमर लगा के क्वेश्चन नहीं करती थी अपने इनिशियल टाइम में, मैंने कभी नहीं किया, और उससे मुझे ऐसा होता था मेरे पेपर में क्वेश्चन ही छूट जाते थे, मुझे समझ ही नहीं आता था टाइम कब चला गया। बट इवेंचुअली मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट किया, मैंने जो टाइमर है उसको लगा के जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मेरा अपने आप टाइम मैनेजमेंट होता रहा, कभी मेरे को पेपर छूटने जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं आई। तो ये सब चीज़ टाइम की वजह से ही होती है, तो टाइम मैनेजमेंट करना होगा। थर्ड पॉइंट है अपना डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि तुम्हें अपना पूरा दिन शेड्यूल्ड रखना होगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, देखो अभी जुलाई है, जुलाई से हम माने मई में पेपर होता है, ठीक है, अभी से अपना रूटीन को डिसिप्लिन करो। जो भी तुम करते हो दिन भर में, हर एक चीज़ का टाइम फिक्स करो, कब उठना है, कब कोचिंग जाना है, कोचिंग से कब आना है, कितनी देर रेस्ट करना है, फिर कितनी देर प्रैक्टिस करनी है, वो सब चीज़ अभी से बनाने लग जाओ। मैं सच कह रही हूँ, डिसिप्लिन जब आएगा ना, मार्क्स में इंप्रूवमेंट अपने आप दिखेगा। और फोर्थ पॉइंट है अपना बायो में वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी। अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखो जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो टीचर ऑब्वियसली नोट्स तो लिखाता ही है, फिर चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, टीचर नोट्स लिखाता है, दे आर इंपॉर्टेंट, नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अगर तुम शुरुआत में पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी तुम उसको पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन का एक डेप्थ में मीनिंग होता है। तो शुरुआत में जो तुम्हें नोट्स लिखाते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन नोट्स के भरोसे ही पेपर में जाओगे, नहीं। नोट्स को तुम्हें पढ़ना है शुरू में सिर्फ 2 से 3 बार। जब तक तुम्हारे टेस्ट होते हैं, जब भी तुम उस चैप्टर को पढ़ते हो, तुम्हें वो नोट्स पढ़ने 2 से 3, पहली दूसरी बार नोट्स पढ़ रहे हो तब तो उन्हें ऐसे ही चैप्टर के साथ पढ़ो और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। तीसरी बार जब पढ़ते हो ना, तो अब तुम्हें नोट्स का एक आइडिया लग ही गया है। तो अब तुम्हें क्या करना है, उन नोट्स में से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें लगती है ना कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे एनसीईआरटी में नहीं है पर इससे सवाल आ सकते हैं, उन सब चीज़ को एनसीईआरटी में लिख लो, एनसीईआरटी को अपने नोट्स बना लो। एंड मैंने ये किया है, मैं तुम्हें अगर अपनी एनसीईआरटी दिखाऊंगी ना, पहले तो वो दिखाने की हालत में है नहीं, वो पूरी तरह से भरी हुई है, मैंने उसको पूरा भर रखा है, हर जगह कुछ ना कुछ लिख कर। ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि लास्ट में ना तुम अपने रिवीजन के टाइम पे नोट्स नहीं उठा सकते, स्पेशली जब पेपर बहुत पास में आने वाला होता है, तब तुम अपने नोट्स को बार बार नहीं उठा सकते। उस टाइम पे एक ही चीज़ होती है, एनसीईआरटी की बायोलॉजी को पढ़ना, और उस बायोलॉजी की बुक के अंदर अगर सब कुछ लिखा हुआ ना, तो तुम्हें अपने आप ही एक सेफ जोन फील होने लग जाता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ मुझे इसी के अंदर से पढ़ना है और सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, तो तुम्हें बाहर से कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। फिर नेक्स्ट अपना है 5th पॉइंट, जिसमें है कि टेस्ट रेगुलर देने हैं, नो मैटर व्हाट। या दिस इज द ब्लंडर थिंग जो मैंने हमेशा अपने शुरुआती ड्रॉप में करी थी। मैं टेस्ट नहीं देती थी बिकॉज मेरे अंदर हमेशा एक ही चीज़ होती थी कि यार मेरा तो अभी सिलेबस ही नहीं हुआ है, मैंने तो अभी तक रिविजन ही नहीं किया है, मुझे तो अभी कुछ आता ही नहीं है। ये मैंने करी थी, बट ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि वो जो परफेक्शन की हमें उम्मीद होती है ना कि यार एक दिन आएगा जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा और पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, वो चीज़ तो कभी भी नहीं आएगी। जो चीज़ जितनी आती है उसी का टेस्ट देते जाओ। हर वीकली तुम्हारे टेस्ट होने चाहिए। अगर तुम किसी भी कोचिंग में जाते हो उसके टेस्ट को रेगुलरली दो, जब जब वो रखते हैं, मोस्टली संडेज को रखते हैं। अगर वो 3 वीक्स में रख रहे हैं, 2 वीक्स में रख रहे हैं, जब भी वो टेस्ट रख रहे हैं उस टेस्ट को रेगुलरली दो, क्योंकि वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सिर्फ टेस्ट देकर है ना, ऐसे पेपर को फेक नहीं देना है, आने के बाद उस टेस्ट को पूरी तरह एनालाइज करें। अब तुम्हारे चाहे 300 नंबर बने, 400 नंबर पड़े, और जितने भी तुम्हारे गलत हो रहे हैं उन्हें दो। अभी तुम्हें सिर्फ उन जो गलत हो रहे हैं उनको तुम्हें देखना है कि यार ये गलत क्यों हुआ। अगर तुम्हें डाउट है उस क्वेश्चन में तो जाके टीचर से पूछो कि ये तुम्हें नहीं आया, ठीक है। अगर तुम्हारी कोई सिली मिस्टेक जिसको कभी भी सिली मिस्टेक नहीं बोलना चाहिए, हमेशा उसे ब्लंडर बोलना चाहिए, क्योंकि वो कभी सिली मिस्टेक्स नहीं होती, वो ब्लंडर ही होते हैं। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ही कर देंगे अगर पेपर में हुए तो। मैंने वो सब चीज़ देखी है, मैं जानती हूँ। सो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, ऐसी मिस्टेक्स अगर होती है तो उन्हें सुधारने की कोशिश करो, पेपर रेगुलर एनालिसिस करो, क्योंकि पेपर एनालिसिस जब तक नहीं करोगे ना, पेपर देना वेस्ट है। सच में पेपर का एनालिसिस आते ही करो, फिर चाहे उसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, बट हर एक सवाल तुम्हें आना चाहिए। हर एक सवाल जब तुम एनालाइज कर लो तो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये सवाल ऐसा होगा, नो मैटर व्हाट वो कितना टफ क्वेश्चन था, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है जब हम पेपर एनालिसिस करते हैं ना, पेपर एनालिसिस के टाइम पे भी क्या करना है, जैसे मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर जैसे कुछ सवाल है जो तुमने छोड़े होंगे, उनके सोल्यूशन तो पास में लिख दो। अब जो सवाल तुम्हारे गलत हुए हैं, अब अगर वो सिली मिस्टेक से हुए तो उस क्वेश्चन पे लिख दो कि भाई हाँ ये मैंने ब्लंडर कर दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन तुम्हें सच में ही नहीं आता था उसको भी टीचर से पूछ के या तो कोई एक कॉपी बना लो जिसमें तुम उस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। और या फिर अगर क्वेश्चन के पास स्पेस है तो वहीं पर उसे लिख लो, बट हाँ उसे नोट डाउन जरूर करना। वो सच में वही क्वेश्चन है तो तुम्हारे फिर से अटकेंगे, जो पहले अटकता है वो बाद में फिर से अटकता है। तो ये चीज़ मैंने देखी है, तो उस सवाल को लिख लो और उस पैटर्न को समझने की कोशिश करो कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं बट रिपीट होते हैं, तो उन चीज़ को भी हमेशा देखना होता है कि यार यही पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, ये ऐसे होता है, उस चीज़ को सीखने की कोशिश करो। अपना 6 पॉइंट ये है, मल्टीपल नोट्स रिविजन। अब इससे मेरा क्या मतलब है, साल भर तुम पढ़ते हो, साल भर तुम्हें अभी मान लो अगर तुमने कोई बैच अभी लिया है तो उसका सिलेबस मान लो कंप्लीट होगा फैब तक।
अगर जल्दी बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक। ठीक, तो ये जो टाइम होता है इसमें क्या होता है ना कि अभी तो हम सोचते हैं कि अभी तो पहली बार कोर्स हो रहा है, फिर हमें रिवीजन का टाइम मिलेगा, बट मैं सही बताऊँ ना, रिवीजन का टाइम तुम्हें इसी टाइम पर निकालना है। ये जब तुम्हारा कोर्स चल रहा है ना, उसी टाइम पर तुम्हें रिवीजन का टाइम निकालना है। तुम्हारा एक चैप्टर हो गया, मेक श्योर करो कि 1 वीक के बाद तुम उस चैप्टर को फिर से पढ़ रहे हो। यही है मल्टीपल रिवीजन। एट लीस्ट तुम्हारा जब पेपर आए उससे पहले तुम 7 बार अपने केमिस्ट्री के नोट्स, अपने फिजिक्स के नोट्स को पढ़ चुके हो। या आई एम सेइंग दिस 7 टाइम्स तुम्हें एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ ना यहाँ बसेगी। तुम्हें ना मतलब पेपर दिमाग में छपना चाहिए कि हाँ यार ये था, ये उस जगह लिखा था, मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये चीज़ करी है, तब जाके ना पेपर में इतना कंफर्ट आता है कि हाँ ये इसका ये होगा, इसका ये होगा। सच कह रही हूँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जितनी बार नोट्स पढ़ सकते हो, तुम मान लो मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में नोट्स पढ़ते पढ़ते जाओ। मान लो तुम घर आए हो, अभी तुमने खाना खाया, तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, लेकिन तुम्हें रेस्ट करने की इच्छा है, नोट्स उठा लो, जस्ट पलटो। पहली दूसरी बार टाइम लगेगा, पर तीसरी चौथी बार उतना टाइम नहीं लगेगा, जस्ट पलटने हैं। वो चीज़ें अपने आप में यहाँ छपती जाएगी। सच कह रही हूँ, मैंने तो ये चीज़ देखी है, तो ये चीज़ वर्क करती है। मल्टीपल नोट्स रिविजन करो। अब मैं ये बायो के लिए नहीं कह रही, तुम सोचो मैं बायो के लिए कहूँ, बायो के लिए मैं कहूँगी एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकते हो, जितनी बार उसके सारे डायग्राम जितनी बार पढ़ सकते हो, वो उतनी बार करो। ठीक है, दिस इज आई एम सेइंग फॉर ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। ओके, नाउ 7th पॉइंट इज मेकिंग फॉर्मूला शीट्स। अब फॉर्मूला शीट्स किसकी बनानी है? तुम्हें सिर्फ फिजिक्स की और फिजिकल केमिस्ट्री की बनानी है। फिजिक्स में 11th 12th की और फिजिकल केमिस्ट्री की। उसके अलावा किसी भी चीज़ की फॉर्मूला शीट बनाने की जरूरत नहीं है यार, मस्त रहो। ठीक है, और ये नहीं करना है कि हाँ मेरा एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं फॉर्मूला शीट्स बनाऊंगा, नहीं। अभी से स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट मेकिंग फॉर्मूला शीट्स। जो भी जितना पढ़ाया है, मान लो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, तुमने उसको 3 बार पढ़ लिया, तो 3 बार पढ़ने के बाद तुम्हें ये करना है कि तुम्हें उसकी फॉर्मूला शीट बना लेनी है। तुम्हें हर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिर्फ एक पन्ना लेना है यार, कोई सा भी पन्ना ले लो और उस पर फॉर्मूले लिख दो, जितना भी जो कुछ भी है इंपॉर्टेंट जिससे सवाल आते हैं वो सब लिख दो। अब ये नहीं करना है कि ये कलर पेन ले रहे, वो कलर पेन ले रहे, उसको डेकोरेट कर रहे, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ फॉर्मूले लिखने। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है कलर पेन से लिखना करना तो वो तुम्हारी चॉइस है। बाकी इफ यू आर कंफर्टेबल विद एनी पेन तो कुछ भी लेकर गंदी पंदी लाइटिंग में लिख दो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट हाँ फॉर्मूला शीट जरूर बनाना, फिजिकल केमिस्ट्री में भी बनाना और फिजिक्स में भी बनाना। और साल भर से अभी से लग जाओ, मतलब अभी जब तुम पढ़ रहे हो, मान लो कोई चैप्टर है तुमने हाँ पढ़ लिया 2 बार, बनाओ उसकी फॉर्मूला शीट। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है यार, लास्ट में ना जो मेरे कम स्कोर आया था ना, उससे मैं सच्ची कह रही हूँ इतना पैनिक हो गई थी लास्ट टाइम पर। लास्ट के 10 डेज बचे थे और मुझे ना समझ में भी नहीं आ रहा था यार इसका क्या पढ़ूं, इसके क्या पढ़ूं, नोट्स इतने सारे हो गए, समझ में नहीं आ रहा पढ़ना क्या है। तो फॉर्मूला शीट्स, और हाँ ऐसा भी मत करना फॉर्मूला शीट बनाई है उसको रख दिया, इसको तो लास्ट टाइम में पढ़ेंगे, नहीं, उनसे कंफर्ट नहीं हो पाओगे। तो अब जब फॉर्मूला शीट बनाओ उसको पढ़ना भी स्टार्ट करो। वो फॉर्मूला शीट से एकदम कंफर्टेबल होना है तुम्हें लास्ट टाइम तक, ताकि लास्ट डे तुम जब तुम उसे पढ़ो तो तुम उससे कंफर्ट रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 8th पॉइंट के ऊपर। 8th पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी, नॉट ऑफ बायोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में तुम्हें किसकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? फिजिकल की तो देखो अभी मत ही उठाना, इस टाइम पर तो बिल्कुल मत उठाना। ठीक है, पढ़नी चाहिए नो डाउट, बट अभी मत उठाना। अभी सिर्फ किसकी उठानी? अभी उठानी इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में भी सबसे पहले डीएनएफ एंड पी ब्लॉक। पी ब्लॉक अभी ऊपर ऊपर से आता है, तो जो उसके ऊपर ऊपर से जो चीजें हैं ना उसमें लाइक बेसिक इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बस उतना ही पढ़ना है। उसके कंपाउंड्स के अंदर जाके कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक की बहुत इंपॉर्टेंट है और पी ब्लॉक की बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम बचता है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ 4-5 हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। बाकी सब कुछ तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी टीचर तुम्हें लिखवा देगा। सीक्वेंस यही रखना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज अगर सीक्वेंस बोले तो यही रखना है, डीएनएफ ब्लॉक को सबसे ज़्यादा देना है, फिर उसके बाद पी ब्लॉक को देना है, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग को देना है। केमिकल बॉन्डिंग में मैं इसलिए कह रही हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी टीचर बहुत डिटेल में तुम्हें नोट्स में लिखवाता है, तो अगर तुम उसकी नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी तुम्हारा एक भी सवाल नहीं अटकेगा, क्योंकि अगर टीचर ने अच्छे से पढ़ाया तो तुम्हें जरूरत नहीं है। एंड लास्ट इज पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में भी सेम वही चीज़ है, टीचर बहुत अच्छे से लिखाता है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड फॉर ऑर्गेनिक मैं ज़रूर कहूँगी एक बार तो ज़रूर ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ना, जब भी टाइम मिले पढ़ना एक बार तो। मैं ये नहीं कह रही कि ऑर्गेनिक में टीचर तुम्हें सब कुछ नहीं लिखवाएगा, ऑब्वियसली लिखवाएगा, लेकिन फिर भी उसकी एनसीईआरटी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी टर्म्स उसमें अलग अलग लिखी हुई है, उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो तुम्हें एक बार उससे पढ़नी चाहिए। 9th पॉइंट ये है रैंडम सोर्सेस। यस, जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने भी किया था। मैंने कई सारी ऐसी बुक्स खरीद ली थी कि हाँ ये मेरा फ्रेंड कर रहा है, वो भी कर रहा है, मैं भी कर लेती हूँ, मैंने भी खरीद ली। बट पता है सच में वो कुछ भी नहीं है, उन पर धूले जमी पड़ी है, वो बस मेरी
रैक के अंदर ऐसे कैसे पड़ी है, मैंने उनको साल भर कभी नहीं उठाया। सो रैंडम सोर्सेज से बचो। ये नहीं देखना है कि यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ, सिर्फ अपने मॉड्यूल्स पे स्टिक रहो। अभी जो जिससे भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी कोचिंग के अंदर तुम हो, अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल्स हैं तो मॉड्यूल्स सच में सारे क्वेश्चंस कवर करती है, उस पर अभी स्टिक रहो। अपने नोट्स पर स्टिक रहो और अपनी एनसीईआरटी पर स्टिक रहो। इसके अलावा अभी कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है। अगर तुम अभी ड्रॉप ईयर में हो, अभी तुमने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, इतना भी करोगे ना तो तुम्हारा फेब्रुअरी वैसे ही आ जाएगा। हाँ, तुम्हारे को लगता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तुमने पहले भी ड्रॉप लिया था, तुमने अच्छा किया था, तुम फिर से पढ़ना चाहते हो, तो तुम कोई अच्छी बुक ले सकते हो। मैं तुम्हें और बुक्स रिकमेंड कर दूंगी अगले वीडियोस में, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। बट फिलहाल के लिए मैं सच कह रही हूँ, मॉड्यूल्स के अंदर सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करने की कोशिश करो। एंड अब जो ट्रेंड ऐसा बन रहा है ना, जैसे फिजिक्स अभी टफ पूछते हैं, तो उसमें क्या करना है अपने को, जो जेई मेन्स है ना, उसके पीवाईक्यूज करने की कोशिश करो। वो बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारे, अगर तुम्हें टफ क्वेश्चंस निकालने हैं तो। बाकी मैं ऑब्वियसली अलग अलग सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज मतलब स्ट्रेटेजी भी बनाऊंगी, और ऐसे ओवरऑल भी स्ट्रेटेजी बताऊंगी तुम्हें कि तुम्हें कैसे उसमें अपना स्कोर इंप्रूव तुम कर सकते हो। सबके लिए अलग अलग वीडियो लेके आऊंगी, बट अभी ओवरऑल यही मान के चलो, अपने मल्टीपल सोर्सेज यूज मत करो, जो है उस पर स्टिक रहो। फॉर्मूला शीट्स है, नोट्स है, एनसीईआरटी है और मॉड्यूल्स हैं, बस इन्हीं चीजों को करना है, इनसे ज्यादा इधर उधर नहीं जाना। एंड नाउ 10 पॉइंट। अब 10 पॉइंट जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मोस्टली सब लोग कर रहे होते हैं, फिर चाहे वो कहीं पे भी हो, ठीक है, चाहे वो कितनी मास्टरी क्यों ना हो, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, सबके साथ ये चीज होती है। सो यार चिल। सो दिस इज अबाउट बैकलॉग्स एंड डाउट्स। बैकलॉग्स तुम्हें जितना हो सके उसे कवर अप करने की कोशिश करो। मैं जब पढ़ती थी शुरुआत में, मेरे साथ ऐसा होता था कि यार वो चैप्टर भी पढ़ा दिया टीचर ने, वो भी पढ़ा दिया टीचर ने, वो भी पढ़ा दिया, मेरा तो अभी सब कुछ ही रह रहा है। और सच कह रही हूँ, इस चीज से इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था ना कि जब टेस्ट आता था ना, मेरे हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स बाकी होते थे, तो फिर मेरा टेस्ट देने का मन नहीं करता था। वो मेरे टेस्ट देने की चीज पे इम्पैक्ट करता था। जितना हो सके अपने बैकलॉग्स को कवर करते जाओ। परफेक्शन पर काम करने की कोशिश मत करना, कभी नहीं आता। ऐसी कोई चीज नहीं होती कि हाँ अच्छे से करना है, अच्छे से करना है, ये लूप होता है, अच्छे से करना वैसा कुछ भी नहीं होता। तुम लास्ट नीट के दिन भी चले जाओगे ना, तब भी लगेगा कि नहीं यार ये बाकी है, वो बाकी है। तो परफेक्शन के पीछे कभी मत भागना, सिर्फ बैकलॉग कवर करते जाओ। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है टीचर के, जिससे अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो तो उनको देखते जाओ। अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, मान लो टीचर ऑफलाइन पढ़ाया है और मिस हो गया, नोट्स कॉपी कर लो, जेरोक्स करा लो, या फिर वो जो पर्टिकुलर टॉपिक जो पढ़ाया गया है उसको जाके, जब भी तुम फ्री हो, जाके तुम उसे ऑनलाइन देखो। आजकल बहुत सोर्स अवेलेबल है, जो भी चीज़ पढ़ाई है अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। एंड साथ ही में जो डाउट्स होते हैं उनको जितना हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करो। आई नो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा लास्ट तक हम जब जाते हैं ना, तो डाउट्स बढ़ते जाते, पेपर के भी डाउट होते हैं, मॉड्यूल के भी डाउट होते हैं, बट फिर भी जितना हो सके डाउट्स को करके चलो। टीचर से ज़रूरी नहीं होता हमेशा पूछना। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो तुम्हारे को हेल्प कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर होता है यार, फ्रेंड सर्कल के अंदर होते हैं लोग अच्छे होते हैं और हेल्प भी करते हैं आपस में। तो अगर तुम्हारा ऐसा फ्रेंड सर्कल है जिसमें तुम पूछ सकते हो, कोई ऐसा तुम्हारा दोस्त है जो अच्छा है पढ़ने में, तो यार जितना हो सके फ्रेंड्स के बीच में डाउट्स पूछने की कोशिश करो, क्योंकि टीचर तो कभी ज़्यादा अवेलेबल होगा नहीं, तो टीचर के सामने जाके कुछ भी उखाड़ नहीं लोगे। तो जितना हो सके अपने डाउट्स को सेल्फ सुलझाने की कोशिश करो। एक लास्ट में एक चीज़ और कहूँगी यार, कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर करने की कोशिश मत करना। मतलब ये ना बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती है। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, फिर किसी भी एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, ये बहुत नेगेटिव चीज़ होती है जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, फिर चाहे वो अपना फ्रेंड हो, चाहे अपना कोई कॉम्पिटिटर हो, कोई भी हो सकता है। कंपैरिजन सिर्फ खुद से करना होता है, हमेशा खुद से करना होता है। एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसी चीज़ के बेसिस पे ना मैं इतना इंप्रूव कर पाई हूँ। अगर मैं दूसरों को देखती ना, तो मैं और डिमोटिवेट होकर और नीचे गिर जाती। बट मैंने हमेशा खुद को देखा कि नहीं, मुझे खुद से अच्छा करना है, मुझे अपने नंबर बढ़ाने, मुझे किसी और के नंबर नहीं, खुद के नंबर बढ़ाने हैं, तो मुझे खुद से अच्छा करना पड़ेगा। तो हमेशा उसी चीज़ पे फोकस करना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना, खुद से कंपेयर करना है, खुद को बीट करना है, तो हमेशा आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं बढ़ोगे। ठीक। सो या दिस इज अपने 10 पॉइंट्स हो गए। इन 10 पॉइंट्स पर साल भर अच्छे से काम कर लिया ना, तो अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन। में कह रही हूँ, झक मार के पीछे आएगा। इन 10 पॉइंट्स को अच्छे से गांठ बना लो। सो या दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो। एंड ठीक है, हो गई यार, बता दिया मैंने जितना मुझे पता था। मैंने जो जो गलतियां करी वो मैंने बता दी। और भी अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। फ्री रहना यार, मेरे कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए है, तो तुम्हें अगर कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, और अगर तुम्हें किसी चीज़ पर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कहना, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। सो या लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।
आगे ऐसी वीडियोस तुम्हें मिलती रहेगी और मैं ऐसे तुम्हारे साथ रहूँगी, और तो क्या बोलूँ। ठीक है, और कुछ बचा है क्या? सो या दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू ऑल। खुश रहो और खुश रखो सबको। बाय, जाओ।